आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड टर्म का, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। दोनों में थर्मो वर्ड आया हुआ है। थर्मो का मतलब होता है जहाँ पर हीट का इस्तेमाल हो, ठीक है, हीट रिजेक्ट हो या फिर हीट यूटिलाइज हो, वहां पर थर्मो वर्ड यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब है कोई भी चीज के अंदर चेंज आना, ठीक है। और ऐसी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी हीट का एक्सचेंज होता है वो सारा इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स जितनी भी फिजिकल चेंजेस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएंगे। उनके अंदर जितना भी हीट के अराउंड चेंजेस आते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अब जो मैं हीट वर्ड यूज कर रहा था, वो हीट का क्या मतलब है? हीट का मतलब तो हम कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो हीट किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। तो जब भी एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट की फॉर्म में फ्लो हो रही है या फिर वर्क की फॉर्म में फ्लो हो रही है, या फिर फ्लो नहीं हो रही, रुकी हुई है किसी बॉडी के अंदर, तो उस केसेस को, उन चीजों की स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब फ्लो ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ हीट या फिर फ्लो ऑफ मास। मास भी तो एनर्जी ही होती है जब हम मास का एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि हम कोई काम करते हैं जिससे कि हमारा रनिंग करना, जैसे कि उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट। या फिर जब हम काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेट लूज होने लगता है, या फिर वेट गेन करना, वो सारे मास के एक्सचेंज होते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर भी है, रियल लाइफ में भी है, जहाँ पर हमें थर्मोडायनेमिक्स को डील करना होता है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम तीन वर्ड का यूज करने वाले हैं। एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग, एंड थर्ड इज यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंप्लीट, जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती है। यूनिवर्स के अंदर सिस्टम भी आ जाएगा और सराउंडिंग्स भी आ जाएंगी। सिस्टम वो होगा जिसपे हम वर्क करेंगे, ठीक है, जो भी चीज के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमारे सिस्टम के अंदर इंक्लूड होगा। अगर हम केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई बीकर के अंदर, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी, या फिर किसी ब्यूरेट के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। अगर हम थोड़ा मैक्रोस्कोपिकली किसी मशीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो मशीन हमारा सिस्टम हो जाएगा। उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होगा वो सारा सराउंडिंग होगा, ठीक है। सिस्टम पर हम वर्क करेंगे, इसके आसपास जितनी भी चीजें होंगी वो सराउंडिंग होंगी। और अगर हम सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर देंगे तब आ जाएगा यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स का ही पार्ट है सिस्टम, जिस पर हम काम कर रहे हैं, और इस सिस्टम को अफेक्ट करेगा हमारा सराउंडिंग, ठीक है। इसलिए हमें सराउंडिंग को भी स्टडी करना होगा। कई केसेस में हमें सराउंडिंग की जो सराउंडिंग के जो जितने भी अफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उनको हमें कांस्टेंट रखना होता है, उनको हमें चेंज करना होता है अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें सराउंडिंग को पढ़ना भी जरूरी है। सिस्टम को तो हमें पढ़ना ही है जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स है ये, अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। सराउंडिंग ये भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, लेकिन ये क्या है? नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन। सराउंडिंग के ऊपर हम कोई वर्क नहीं करने वाले। और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो सारी चीज क्या हो जाएगी? यूनिवर्स हो जाएगी। अब ये जो सिस्टम है हमें इसको पढ़ना है अभी। तो सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? सिस्टम सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स।
एक होता है ओपन सिस्टम, सेकंड इज क्लोज सिस्टम, थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो जिन चीजों के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट करना था, जो चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन थी, वो तीन तरीके की हो सकती है। अगर हमें एक्सपेरिमेंट नॉर्मली करना हो, ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि अगर हम किसी बीकर के अंदर किसी दो चीजों को मिक्स करके हम उनको हीट देके मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से ओपन है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपराइज होकर बाहर भी जा रहा है, तो ये ओपन सिस्टम है। यहाँ से मास का चेंज हो रहा है, ठीक है, लिक्विड मास है जिसका कुछ वेट होगा। अगर इसका वेट 5 ग्राम था और हमने हीट किया तो इसका वेट 2 ग्राम या फिर 5 से कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से जो मास था दोनों में से किसी भी लिक्विड का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मास का एक्सचेंज होता है। प्लस यहाँ पे जो हम हीट दे रहे हैं, ये बीकर भी गर्म हो जाएगा अगर हम इसको टच करके देखेंगे, तो यहाँ पे हीट का भी एक्सचेंज होता है। तो ओपन सिस्टम के अंदर मास का भी फ्लो होता है एंड हीट का भी फ्लो होता है। सिस्टम इन विच बोथ फ्लो ऑफ मास एंड हीट इज पॉसिबल। ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं, इसमें से मास का फ्लो भी पॉसिबल होता है और हीट का फ्लो भी पॉसिबल होता है। इसके काफी सारे एग्जांपल हमें घर में ही देखने को मिल जाते हैं। जितने भी हम किचन में मोस्ट ऑफ द वर्क करते हैं वो सारे ओपन सिस्टम के अंदर आते हैं। कुछ दो तीन वर्क जो हम किचन के अंदर करते हैं वो क्लोज सिस्टम के अंदर आते हैं। अब ये क्लोज सिस्टम क्या है, यहाँ पर ये भी ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज नहीं हो पाता। क्लोज सिस्टम के अंदर मास का एक्सचेंज नहीं हो पाता। सपोज ये कोई क्लोज्ड बीकर है, अगर हम इसको हीट करने वाले हैं, अगर हम इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो इसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, ये हीट को तो रिलीज करेगा, लेकिन क्या जो इसके अंदर सब्सटेंस है वो सब्सटेंस बाहर जाएगा निकल के, वो सब्सटेंस बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बस हीट का एक्सचेंज ही पॉसिबल है। सिस्टम इन विच फ्लो ऑफ हीट इज पॉसिबल ओनली, ठीक है। मास का यहाँ पे फ्लो ऑफ मास नॉट पॉसिबल। मास्क यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंट हमें ऐसे परफॉर्म करने होते हैं इसमें हमें मास जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको कांस्टेंट रखना होता है, तब हम क्लोज सिस्टम का यूज करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में हमें मास और हीट से फर्क नहीं पड़ता, वो कितने भी चेंज हो सकते हैं, तो वहां पर हम ओपन सिस्टम का यूज कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ना ही मास का एक्सचेंज हो पाता है ना ही हीट का एक्सचेंज हो पाता है। नाइदर हीट नॉर मास कैन फ्लो आउटसाइड, आउट और इन, ठीक है। ना ही हमारा मास जो हमने प्रोवाइड किया है, ना ही हीट, दोनों में से कुछ भी सिस्टम के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। कंप्लीटली क्लोज सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक जनरल एग्जांपल है जो थर्मस फ्लास्क होता है, ठीक है। वो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता, लेकिन अप टू कुछ क्वांटिटी तक वो आइसोलेटेड वर्क करता है, अप टू कुछ आवर्स, ठीक है, 6 to 7 आवर्स वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर कोई हॉट लिक्विड रखेंगे तो वो आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ वो उसी हीट उसी टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है। अप टू सर्टेन आवर्स वो वर्क करता है एज आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन उसके बाद वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क नहीं करता। तो कंप्लीटली ऐसे सिस्टम वो होंगे जिनके अंदर मास और हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये अभी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक, जिनको हमें यूज करना है। अभी थर्मोडायनेमिक हमने स्टडी स्टार्ट नहीं किया, थर्मोडायनेमिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ टर्म पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर थर्मोडायनेमिक पढ़ने के लिए कुछ टर्म हम यूज करने वाले हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं।
उसके बाद है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के बारे में हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप ऑफ सिस्टम हमने देख लिया, उसके बाद स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो भी सब्सटेंस होता है उसकी क्या क्या स्टेट होती है वो हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको स्टेट वेरिएबल हम कहते हैं। स्टेट वेरिएबल्स जैसे कि क्या क्या होता है, एक तो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ सब्सटेंस या फिर नंबर ऑफ मैटर। ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं स्टेट वेरिएबल। ये किसको डिफाइन करते हैं, किसी सिस्टम के स्टेट को, कि जो सिस्टम है वो किस स्टेट में दिया हुआ है। अगर इनके अंदर से हम किसी भी वेरिएबल को चेंज करते हैं तो सिस्टम का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लिक्विड एक अच्छा एग्जांपल है। अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। ऐसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड से गैस बन जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो जो सिस्टम हमने लिया था उसका स्टेट चेंज हो रहा था, इसीलिए इन वेरिएबल्स को कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे मैथ में इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो सिस्टम की स्टेट है उसको चेंज करने वाले वेरिएबल्स को स्टेट वेरिएबल कहते हैं। और वो कौन कौन है, वो ये है। अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम की, तो ये तीनों तो आप इजीली रियल लाइफ में देख लोगे। प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो गैस को लिक्विड फॉर्म बना सकते हैं, तो वहां पे स्टेट चेंज हो रहा है। टेम्परेचर का मैंने बता दिया। वॉल्यूम का भी ऐसे ही, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम डिक्रीज करते जाएंगे और कंटेनर उतना ही रखेंगे, तो उसके भी स्टेट में चेंजेस आते हैं। सेम ऐसी नंबर ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ सब्सटेंस को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो भी गैस से लिक्विड बनाना पॉसिबल होता है। ऑन चेंजिंग, अगर हम चेंज करते हैं वन और मोर, या तो हम इनमें से कोई एक वेरिएबल चेंज करेंगे या फिर एक से ज्यादा चेंज करेंगे। वेरिएबल्स, द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस। ठीक है, सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज होती है, इसलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टीज। अब सिस्टम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सिस्टम को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और सेकंड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे कि एनर्जी, वॉल्यूम, ये एग्जांपल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। ये वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती हैं किस पर, मास पर या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जैसे कि अगर मैं बोल लूं मेरे पास एक बकेट है जिसके अंदर 5 लीटर वाटर है, और मेरे पास एक मग है जिसके अंदर 200 ml वाटर है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने साइज चेंज किया तो क्या, जैसे ही मैंने वॉल्यूम चेंज किया तो वैसे ही ये जो प्रॉपर्टी है इनकी चेंज हो गई, 5 लीटर से 200 ml आ गया। तो ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के बेसिस पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे मैं वॉल्यूम चेंज करता जा रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती जा रही है। तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेम ऐसी मैं अगर एनर्जी की बात करूँ, अगर मेरे पास 5 लीटर वाटर है उसको मुझे हीट करना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। अगर मेरे पास 200 ml वाटर है उसको मुझे हीट करना है तो मुझे कम एनर्जी देनी होगी। तो जैसे ही मैं क्वांटिटी चेंज कर रहा हूँ वैसे ही क्वांटिटी, या फिर जैसे ही मैं मास चेंज कर रहा हूँ वैसे ही एनर्जी भी चेंज हो रही है। जैसे ही मैं मास चेंज कर रहा हूँ वैसे ही वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे जो भी प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती है, ठीक है, वही प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम
which depends on the mass or the total number of particles in the system. वो प्रॉपर्टीज जो या तो मास पर डिपेंड करती हैं या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उन प्रॉपर्टीज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। या फिर इसको जनरल भाषा में अगर याद रखना है, जैसे जैसे हम सिस्टम को काटते जाएंगे, अगर हमारे पास ये बड़ा सिस्टम है और इसको मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया तो मेरे पास 2 सिस्टम हो गई है। अगर मैं इनको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो मेरे पास 4 सिस्टम हो गए। जैसे ही मैं सिस्टम को ब्रेक करता जा रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी भी चेंज होती जा रही है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जनरल भाषा में याद रखने के लिए। अब इसी का एकदम उल्टा, जो प्रॉपर्टीज सिस्टम के मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती, वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अगर मैं अभी अपने घर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करूँ, ठीक है, और जहां पर आप प्रेजेंट हो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करो, तो दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम पाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम के रूम में बैठे हैं, वो दोनों का रूम का वॉल्यूम अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है वो अलग अलग है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड डज नॉट ऑन द मास और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो मैंने एक एग्जांपल अभी बताया था प्रेशर। अगर हम प्रेशर नापते हैं तो प्रेशर हमारा सेम ही पाएगा, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने भी हो या फिर मास कितना भी हो। सेकंड इसका एग्जांपल होता है डेंसिटी। अगर हम वाटर की डेंसिटी को देखें तो चाहे तुम अर्थ पे कहीं से भी वाटर ले लो या फिर पूरे यूनिवर्स में से कहीं से भी अगर वाटर ले लो, तो उसकी डेंसिटी सेम ही पाएगी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती, वो सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एंड पाथ फंक्शन। अभी हम जितने भी हमने वेरिएबल्स या फिर जितने भी हमने नई टर्म पढ़ी थी, हीट वर्क, उनको डिवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो इसमें है स्टेट एंड पाथ फंक्शन। वो चीजें जो पाथ पर डिपेंड करती हैं उनको हम पाथ फंक्शन कहेंगे। जो चीजें पाथ पर डिपेंड नहीं करती, जो खाली स्टेट पर डिपेंड करती हैं, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, उनको हम स्टेट फंक्शन कहेंगे। जैसे कि सपोज करो आप अभी होम होम पर हो और आपको जाना है स्कूल, तो आप किसी भी रूट से जा सकते हो। ठीक है, काफी सारे रूट होंगे आपके स्कूल तक जाने के लिए। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ से जा रहे हो। अगर कोई पूछता है बिटवीन 8 to 12 AM कि आप कहाँ पर हो, तो सभी कहेंगे आप स्कूल में हो। कोई ये नहीं कहेगा कि वो इस रास्ते से स्कूल गया था। ठीक है, तो ये जो इनको कहेंगे स्टेट फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। सेम ऐसे ही कुछ एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर भी होते हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं। जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में क्या हो उस पर डिपेंड नहीं करते। जब हमने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, इनिशियल कंडीशन उस पर, और जो हमारा रिजल्ट आया फाइनल कंडीशन उस पर डिपेंड करते हैं ये। फंक्शंस which depends only on initial
and final state of the system. इसका एग्जांपल है एंथैल्पी, या फिर इंटरनल एनर्जी। सपोज करो हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें हमने टेम्परेचर का डिफरेंस देखना है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। अब टेम्परेचर जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर। तो वहां पे अगर हमें टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना हो या फिर एनर्जी का डिफरेंस हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, डेल्टा ई निकालने के लिए। वो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने नंबर ऑफ स्टेप में हमारा रिजल्ट आया है। हमारे नंबर ऑफ स्टेप 1 है, 2 है या फिर 10 है, 20 है, उस पर डिपेंड नहीं करता। इंटरनल एनर्जी अगर हमें निकालना है तो हम ई फाइनल, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी थी और जो इनिशियल में थी, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इजीली हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। तो जब हम आगे केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन है, उनका एनर्जी डिफरेंस या फिर डिफरेंस बिटवीन देयर यूनिट, उनके यूनिट का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अगर स्टेट फंक्शन है तो हम डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल करके उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन अगर कहीं पर पाथ फंक्शन आ गया, ठीक है, जिससे कि इसका एग्जांपल वर्क होता है भी देखेंगे, तो वहां पर हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर सकते। फंक्शंस which depend on the path followed while changing from one state to the other। ऐसे फंक्शंस को पाथ फंक्शन कहते हैं। इसका अगर मैं एक रियल लाइफ से एग्जांपल बताऊं, सपोज ये आपका होम है और ये आपकी डेस्टिनेशन है जहां आपको जाना है। आपको किसी ने स्कूटी दे दी है, ठीक है, अब आपको जाना है अपने डेस्टिनेशन तक, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स ने उसमें फ्यूल डलवा दिया। अब आपके पेरेंट्स ने फ्यूल डलवाया अकॉर्डिंग टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि सपोज करो वहां का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से फ्यूल आपकी स्कूटी के अंदर डलवा दिया। लेकिन अगर आप अब इस केस में अगर आप अलग अलग रूट लोगे, ठीक है, तो आपका जो फ्यूल है वो खत्म होने के चांसेस है, जाओगे वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इस केस में आपका जो डिफरेंस है वो खाली इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही लेना है, तभी आपका फ्यूल एफिशिएंट हो पाएगा। तो ऐसे केसेस, ऐसे जो एग्जांपल हैं वो सारे होते हैं पाथ फंक्शन के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता, ये मैंने बस इस पाथ फंक्शन वाली चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, कि जहाँ पर चीजें डिपेंड करती है पाथ पर, कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो उन फंक्शंस को पाथ फंक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है केमिस्ट्री के अंदर जितने भी वर्क होते हैं, जितना भी वर्क किया जाता है, वर्क फाइंड आउट किया जाता है, वो सारे पाथ फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। हमारे स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा कि एक होता है प्रिंसिपल और एक होते हैं टीचर्स। प्रिंसिपल क्या करता है, सुबह मॉर्निंग में अपने ऑफिस के अंदर एंटर करेगा, चेयर पर बैठ जाता है। टीचर भी ऐसे ही सेम करता है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्कूल के अंदर एंटर करता है, लेकिन वो एक चेयर पर नहीं बैठता, बल्कि अलग अलग क्लास में जाता है, स्टाफ रूम में जाता है, अलग अलग क्लास में अलग अलग पीरियड्स लेता है। अगर वैकेंट पीरियड है तो कुछ और काम करेगा, प्रिंसिपल उसको कुछ और क्लास में जाने के लिए कह देगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक जगह पर नहीं बैठ रहा, ठीक है, अलग अलग जगह पर मूव ऑन कर रहा है। इसका मतलब है कि इसने वर्क किया है, क्योंकि इसने सर्टेन पाथ, इसने कुछ पाथ फॉलो किया है, ठीक है। स्कूल के गेट से एंटर होने के बाद अलग अलग क्लासेस में गया है, तो इसने कुछ पाथ फॉलो किया है, इसलिए इसने वर्क किया है। हम कहते हैं जनरली कि प्रिंसिपल तो कुछ काम नहीं करता, वो चेयर पर बैठा रहता है। किस बेसिस पर कहते हैं, क्योंकि वो मूव नहीं करता, जबकि काम तो वो भी करता है। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स पर वो साइन करता है, कितनी सारी चीजों का अप्रूवल करता है, कितने सारे एडमिशन या फिर कितनी सारी जो हायर एजेंसीज हैं उनको
बताता है कि क्या हो रहा है स्कूल में। लेकिन हम जनरली क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ने कोई कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी पाथ फॉलो नहीं किया। उसका अगर इनिशियल और फाइनल हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब उसने कोई वर्क डन नहीं किया। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वर्क जो है हम उसको फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर सकते। वर्क डिपेंड करता है पाथ पर, वो पाथ फंक्शन है। तो अब ये डिफरेंस क्लियर हो गया हो कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। बस इसका केमिस्ट्री के अंदर इतना ही है कि जो स्टेट फंक्शन है उनका डिफरेंस निकालने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे आसानी से। लेकिन अगर कहीं पर वर्क आ जाएगा तो हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर पाएंगे। इसका कुछ फॉर्मूला होगा जो आगे हम देख लेंगे क्या होता है, उस फॉर्मूले को ही अप्लाई करना है। डब्ल्यू फाइनल माइनस डब्ल्यू इनिशियल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम वर्ड के बारे में तो आपको पता होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि किसी भी चीज का फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब वो मतलब जो उसका राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों ही बराबर हो चुके हैं। अगर किसी रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल हो चुके हैं, अब मूवमेंट नहीं हो रहा। किसी भी चीज ने इक्विलिब्रियम मतलब अटेन कर लिया, इसका मतलब क्या है कि उस चीज के अंदर अब मूवमेंट बंद हो गई है, वो चीज रुक गई है। अब यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं तो उसके स्टेट वेरिएबल को यूज करके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। सिस्टम इज said to be under thermodynamic equilibrium। कब कहेंगे हम कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है? जब when none of the state variables, ठीक है, ये क्या थे? पी वी टी एन। इनमें से कोई भी वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। वेरिएबल्स आर चेंजिंग। इनमें से कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा होगा एंड इट सेटिस्फाई द थ्री इक्विलिब्रियम। पहली बात तो ये कि जितने भी ये तीन स्टेट वेरिएबल हैं इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, तब हम कहेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और दूसरी बात कि अभी मैं तीन इक्विलिब्रियम बताऊंगा, ठीक है, उनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। वो अलग अलग इक्विलिब्रियम नहीं है, वो इन्हीं को एक्सपेंड करके बनाए हुए हैं। तो उनमें से पहला इक्विलिब्रियम कौन सा है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नो मैकेनिकल मोशन, मतलब वो चीज स्टेशनरी है, उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा। एंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम नॉट चेंज। ठीक है, ये दोनों चीजें तो यहाँ पे मैंने बता दी। तो कहा ना मैंने इसको एक्सटेंड करके बनाए हैं। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई मैकेनिकल मोशन नहीं होना चाहिए। तो ये तीन वेरिएबल कांस्टेंट रहने चाहिए और ये जो तीन इक्विलिब्रियम है ये भी सेटिस्फाई करने चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दूसरा इक्विलिब्रियम था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब हीट, नो फ्लो ऑफ हीट। सिस्टम जो है ना एंडोथर्मिक होना चाहिए ना एक्सोथर्मिक होना चाहिए, हीट का फ्लो नहीं होना चाहिए। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम का। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। और तीसरा इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करने चाहिए। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? जो मैंने शुरू में एक एग्जांपल बताया था, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनटू द सिस्टम। हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन
अगर टेक प्लेस कर रही है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ये सेटिस्फाई करेगा, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब अगर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए अलोंग विद पीवीटी एंड एन, ठीक है, ये भी होने चाहिए। अगर हम कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो जो मैंने अभी पहले वाला बताया था इससे, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और अगर कोई हम हीट के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए अलोंग विद पीवीटी एंड एन। ये तीनों चीजें अगर कांस्टेंट रहेंगी और ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम है। तो अभी हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली अपने सिस्टम के बारे में कि सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करना है। अब हम धीरे धीरे जैसे एक एक चीजों को पढ़ने लगेंगे, अलग अलग जो स्टेट थी उनको पढ़ने लगेंगे। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी। ये क्या होते हैं इंटरनल एनर्जी? वैसे तो किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल जो एनर्जी है, अगर हम सारी एनर्जीज का सम कर दें तो उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। सम ऑफ टोटल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सम ऑफ टोटल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। अब आपको एक चीज थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि एनर्जी तो एनर्जी होती है, कई सारे एनर्जी कैसे आ गए हमारे सिस्टम के अंदर। एनर्जी का मतलब तो अभी तक आपने यही देखा ना, हीट होता है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को रखते हैं, सपोज हमने एक बीकर के अंदर वाटर ही रख दिया, ठीक है, हम उसको कुछ भी नहीं कर रहे, अब उस वाटर के अंदर जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी में इसके अंदर कई सारी एनर्जी होती है, वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती है। जैसे कि वाटर मोलिक्यूल ये होता है, ठीक है, ये मोलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो उससे वाइब्रेशन एनर्जी बनती है, वाइब्रेशन एनर्जी। ऐसी ये जो वाटर मोलिक्यूल है ये रोटेट भी करता है तो उससे रोटेशनल एनर्जी बनती है। सेम ऐसे ये ट्रांसलेट भी करता है, ट्रांसलेट करता है तो वहां से ट्रांसलेशन एनर्जी बनती है। इसी तरीके की बहुत सारी एनर्जीज हैं, इन्फिनाइट एनर्जीज हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। उन सभी एनर्जीज को जब हम ऐड करते हैं तब जो सम आएगा उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब यही नहीं कि हीट होता है, ये सारी बातें आप हायर क्लास में पढ़ोगे, वाइब्रेशनल, इंटरनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, या फिर कई सारे इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होती है, वहां से भी एनर्जी राइज होती है। इन सब और एक एनर्जी जो इसको सराउंडिंग से मिल रही होती है वो एनर्जी। तो कई सारी एनर्जीज जो होती हैं वो सारी अगर उनको हम सभी को ऐड कर देंगे तब आएगा इंटरनल एनर्जी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। अब जब ये इंटरनल एनर्जी में बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं स्टेट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ वो आप खुद से ही लिंक करना शुरू कर देना। कहीं पर अगर इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो इजीली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करके आप निकाल लोगे। इन एनर्जी को आपको नहीं पढ़ना, बस ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं और वो इंटरनल फैक्टर की वजह से आती है। इंटरनल फैक्टर मैंने अभी बताया, वाइब्रेशन, रोटेशन, ट्रांसलेशन मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इन सभी की वजह से जो एनर्जीज क्रिएट होती है। उसके बाद यहाँ पे जो हम सिस्टम के अंदर बात करेंगे तो सिस्टम के अंदर हम लेंगे आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस थोड़ी सी इजी होती है पढ़ने में। तो पहले हम आइडियल गैस पढ़ेंगे, अभी 11 12 में आइडियल गैस ही है। थोड़ा सा रियल गैस आपका शायद 12th में आ सकता है। तो अभी आइडियल गैस को ही पढ़ेंगे और आइडियल गैस के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। ये सिस्टम के अंदर है, ठीक है, सिस्टम, सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं अभी।
तो काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है? फंक्शन होती है टेम्परेचर का। और हम इंटरनल एनर्जी किसकी पढ़ रहे हैं? सिस्टम की। सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, आइडियल गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती जाएगी। और इंटरनल एनर्जी खाली किस पे डिपेंड करती है? ओनली ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन। तो अगर हमें कहीं पे डेल यू निकालना होगा तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देंगे। अब एनर्जी हमने पढ़ लिया, तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, किस किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है? तो जनरली दो मेथड होते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के। एक तो हम हीट देके एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड वर्क, वर्क करवा के भी हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को हीट देंगे तो जनरली उसका टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा। अगर हमें किसी को वर्क करवाना है तो वहां से भी उसकी एनर्जी रिलीज हो सकती है। वर्क करने के बाद कोई पर्सन है थक जाता है तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई है, उसने एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर दी? कुछ एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दी, कुछ उसने जो वर्क किया वहां एनर्जी कन्वर्ट हो गई वर्क के अंदर। तो इस तरीके से, इन दो तरीके से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हीट क्या है? इट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। अगर हमारे सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो हीट यहाँ से सराउंडिंग की तरफ चली जाएगी। अगर उल्टा केस हुआ, हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम कोई स्टोव पे कोई भी बीकर रखेंगे तो स्टोव के नीचे का टेम्प के अंदर अगर हम किसी ये आपने किया अभी, मतलब ये तो डेली लाइफ का एग्जांपल है कि अगर हम चाय को रख देते हैं तो चाय हॉट होती है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है। तो चाय की जो हीट की एनर्जी है वो बाहर ट्रांसफर हो जाती है और चाय क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से हीट एनर्जी को ट्रांसफर करती है। जहाँ पे हीट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से लेकर जहाँ हीट की कंसंट्रेशन कम होगी वहां ट्रांसफर करेगी एनर्जी को। और किसकी वजह से हुआ? ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर सेम है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। टेम्परेचर डिफरेंस किस कहाँ पर? बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अगर हम किसी को हीट करेंगे ऑन हीटिंग तो क्या होगा? हमारे सिस्टम के अंदर क्या था? काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी किसकी? मॉलिक्यूल की। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? पूरा स्टेट को हम नहीं कह सकते, लिक्विड नहीं कह सकते, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस। और उसी की वजह से क्या होगा? देयरफॉर जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हीट जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर करता है। सेकंड और देख लेते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही करेंगे। वर्क, ये किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर कर पाता है? वर्क क्या करता है ये? हम जब कोई वर्क करते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने के लिए हम एनर्जी यूज करते हैं। तो जो भी एनर्जी खर्च होती है फोर्स अप्लाई करने के लिए, फोर्स अप्लाई करने से वर्क होता है। तो उस
केस में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क के अंदर या फिर कुछ हीट रिलीज होती है सराउंडिंग में, तो वहां पर मोड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर है। इट इज एनर्जी स्पेंट टू ओवरकम एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो भी हमने एनर्जी खर्च की है वो सारी वर्क होती है, तो वहां पर भी हम एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर कोई भी सिस्टम एक्सपेंड करता है जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेशर कुकर की, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब उसको हीट ज्यादा मिलती है तो यहाँ पे जो विसल लगी होती है वो ऊपर हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर था वो ज्यादा था, तो इस केसेस में क्या होता है, एक्सपेंशन। जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है और इंटरनल प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, एक्सपेंशन। सेम ऐसे ही अगर उसका उल्टा होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर एक्सपेंशन हुआ है तो जो इंटरनल एनर्जी है, इसके जो अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है यू, इसके अंदर का जो यू है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एक्सपेंशन के केसेस में। अगर कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यू जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमने वर्क वर्क से क्या हो रहा है, कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन, और उसको हमने किससे रिलेट कर दिया, इंटरनल एनर्जी से रिलेट कर दिया। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर हमें रिलेशन याद रखनी बहुत जरूरी है, जितनी भी रिलेशन यूज होने वाली है, साथ साथ उन पर किस तरीके का इफेक्ट हो रहा है वो भी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर वो लाई करती है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। तो अभी तक जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, बाकी आगे का स्टार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हम जो है लॉज को स्टार्ट कर देंगे, और लॉज स्टार्ट करने के बाद लॉज को स्टडी करेंगे कि लॉ क्या काम कर रहा है, उसके अंदर फॉर्मूले इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उन फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं ये आप माइंड में ही रखना, क्योंकि इनका थोड़ा थोड़ा यूज होता जाएगा आगे। आगे थर्मोडायनेमिक में चीजें थोड़ी सी पजल करती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंक्रीज करती हैं, बहुत सारी चीजें डिक्रीज करती हैं, कई सारी चीजें स्टेट फंक्शन की तरह काम करती हैं। मोस्टली पाथ फंक्शन में आपको वर्क ही है जो एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल और है वो अभी नहीं आया आपकी क्लास में, ठीक है। पाथ फंक्शन के जनरली दो ही एग्जाम्पल मिलते हैं, एक वर्क है और एक और है, बाकी लगभग सारे ही स्टेट फंक्शन है। इसलिए वर्क का जो फॉर्मूला है वो मैं कल आपको बताऊंगा, और वर्क और साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि कब हमें माइनस लगाना है, कब प्लस लगाना है। बस आगे अब न्यूमेरिकल फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे, चीजों को लिंक करने लगेंगे जो भी हमने पढ़ा है अभी तक। और दो ही चीजें और हैं, दो ही चीजें और हैं मेन इस चैप्टर में अब। एक तो एंथैल्पी, एंथैल्पी आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा क्या होता है, और दूसरा एंट्रोपी, ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। इससे पहले वर्क के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला है वही हर जगह यूज होने वाला है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम देख लेते हैं आज, अभी थोड़ा और टाइम है। हाँ, ये क्या कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे आती है, हीट प्लस वर्क डन। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से हमारे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ, और ये अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन, ये लाइन तो मतलब रटी हुई होगी आपको, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो या तो हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी या फिर वर्क की फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है, वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती ना ही वो क्रिएट करी जा सकती, वो बस ट्रांसफर करी जा सकती है। इंटरनल एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर करके बाहर निकल सकती है या फिर यूज हो सकती है, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी को वर्क की फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो कन्वेंशन यूज करने हैं, W नेगेटिव होगा और W पॉजिटिव होगा। तो या तो इनको याद आप डायरेक्टली रख सकते हो या फिर मैंने जिस तरीके से याद रखे हुए मैं वो बता दूंगा आपको। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब वर्क डन कौन करेगा, सिस्टम करेगा। और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम। सेम ऐसे ही क्यू, क्यू भी नेगेटिव और क्यू भी पॉजिटिव होता है। कब हम यूज करने वाले हैं, ये चीजें हमें गिवन होगी। ठीक है, वर्क डन सिस्टम कर रहा है और उसके हिसाब से हम डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगी, ये साइन हमें खुद से लगाने हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और साइन पता होने चाहिए। तो जब हीट फ्लो होगी आउटसाइड द सिस्टम, तब नेगेटिव साइन आएगा। हीट फ्लो इनसाइड द सिस्टम, तब आएगा पॉजिटिव साइन। तो अब देखो, इनको या तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो या कोई ट्रिक खुद से भी बना सकते हो। मैंने किस तरीके से याद किया हुआ है, सपोज करो कि आप खुद सिस्टम हो। ठीक है, आप क्या हो, खुद सिस्टम हो। अब आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। ठीक है, अब आप खुद ही वर्क कर रहे हो, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद काम कर रहा है। तो ये गलत चीज है। ठीक है, आप कोई खुद काम करना पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए नेगेटिव है। ठीक है, कोई भी पर्सन खुद से काम करना पसंद नहीं करेगा, वो चाहेगा या तो कोई सर्वेंट हो या फिर कोई दूसरा उसका फ्रेंड, उसके पेरेंट्स काम कर दे, उसको ना करना पड़े। तो जब सिस्टम खुद काम करता है तब आएगा नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिस्टम है तो हमारा काम करने का मन नहीं होता, नहीं है मतलब नेगेटिव। अगर सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है, मतलब हमारे ऊपर कोई काम कर रहा है, मतलब हमें काम नहीं करना पड़ रहा, तो हम खुश हैं, तो आएगा पॉजिटिव। सेम ऐसे ही अगर हम हीट को देखें, तो अगर हमारे अंदर हीट आएगी, अगर हम सिस्टम है और हमारे अंदर कोई भी खाना डालेगा या फिर हम खाना खाएंगे तो हम खुश होते हैं इनसाइड। ठीक है, हीट फ्लो कहाँ हुई है, इनसाइड हुई है, हमने खाना खाया है तो हम खुश होंगे, पॉजिटिव। सेम ऐसे ही अगर हमारे अंदर से हीट बाहर जाएगी, सर्दियों में हीट बाहर निकलती है बॉडी के अंदर से, तो हमें ठंड लगती है, मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही वो चीज, जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है वो नेगेटिव है। तो आप या खुद से भी याद रख सकते हो या फिर ये जो मैंने तरीका बताया जनरल, इससे देख सकते हो अगर आपको याद रहे, क्योंकि ये चीजें बहुत कंफ्यूज करेंगी। सिस्टम पर काम हो रहा है कि सिस्टम काम कर रहा है, तो जब भी कंफ्यूज हो जाओ, एनालाइज करो कि खुद ही एक सिस्टम हो, मैं काम कर रहा हूँ मुझे पसंद नहीं है मतलब नेगेटिव, मेरे ऊपर काम हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है मतलब पॉजिटिव, मेरे अंदर से हीट बाहर जा रही है मुझे ठंड लग रही है मतलब नेगेटिव, मेरे अंदर हीट आ रही है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। ये अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब जितनी मैंने चीजें बताई, सेट फंक्शन वगैरह वगैरह, ये सब इजी है, लेकिन
इन चीजों से हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, और लगभग 40-60 रेशो में स्टूडेंट सही गलत होते हैं। तो इतने आसान टॉपिक्स नहीं है। जैसे जैसे नंबर ऑफ टॉपिक इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कंफ्यूजन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप पहले ही चीजों को क्लियर करते चलें, उसी दिन अगर याद करते चलें तो चीजें आगे जाके पजल नहीं होगे। ठीक है, तो जितनी चीजें पढ़ाई है मैंने उनको रिवाइज कर लेना, बुक से पढ़ लेना, कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको मिलते हैं तो देख लेना। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।